So let me start by telling something about myself. Um, so I've started my CS journey in 2017 और मैंने प्रोफेशनल का अपना पेपर 2024 में कंप्लीट किया है. तो इट नियरली टुक मी 7 years ये पूरा जर्नी करने में. तो मैं बता सकती हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या स्ट्रगल्स आते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है. या हाय सुरभि. Hello, Ankita. It's really nice to meet you, first of all, and I'm really थैंक यू. grateful that you started this community for all of us. थैंक यू सो मच. Because I think CS में बहुत problem है हम सबको because we are all not able to connect with each other and कोई query solve नहीं हो पाता है. So I'm really grateful for that. And मेरा question mostly इस regard में था that have like since you said that you've completed your professionals now, so what have you thought about articleship? Like, are you going to pursue it with a firm or with a company? And just a little bit of guidance regarding that. Okay, so which stage are you in? Have you cleared your executive papers for now, Surbhi? Yeah, I have cleared. I cleared my executive in June 24, Hmm. and I will be giving both groups of professional in 25, June 25. Okay. Okay. And I think I will do my training after that, after writing my exams. Hmm. So just wanted to know from you a little bit about training and stuff. Yeah, so training you can do both at the firm. First I'll tell something about myself. So apart from CS, I've done my LLB also. I've graduated in 2022. I've done my 5 years course there. So there's a clause Okay. of exemption for the training part. That if you are working as an advocate for 4 consecutive years, you will not have to do the traditional training. So I'm Okay. thinking of taking that exception, and I'm not doing my training as of now. But I have seen that I've got offers from private limited companies and firms as well to do the training. देखो फर्म में क्या होता है ना, फर्म में आपके पास टुकड़े टुकड़े में काम आएंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स का बहुत सारा अलग डिमांड होगा. तो आपको इनकॉर्पोरेशन भी करने मिल सकता है, आपको बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी भी करने मिल सकता है. बट अगर आप एक कंपनी में जा रहे हो तो आप इनकॉर्पोरेशन और इंसॉल्वेंसी तो कर ही नहीं पाओगे. उस कंपनी का जो जैसे जैसे नीड्स है कि आपको मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग बुलवाना है, वो रेगुलर प्रोसेस एक कॉरपोरेट साइकिल की तरह हो जाएगा. तो अगर आपको ट्रेनिंग करने का अगर मन है और आप अभी बहुत, अगर आपका वैसा है कि आप कर सकते हो स्ट्रगल, क्योंकि फर्म में पेमेंट कम मिलती है, ये सबको पता. 8,000 10,000 उससे ज़्यादा आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे. और वो आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है कितना देर काम करवाएंगे. मेरे फ्रेंड्स है जो कर Okay. रहे हैं, वो उनका उनका संडे भी ऑफ नहीं होता है, अगर इनफॉर्मली बोलूँ तो वैसा है. तो फर्म में बट आपको सीखने ज़्यादा मिलेगा. अगर आप फर्म में 2 साल, 2 साल भी नहीं तो अगर आप 1 साल वहाँ पे कर लियो शुरुआत में, देखने के लिए, समझने के लिए आप 1 साल फर्म में कर लो, और फिर आप अगर कोई कॉरपोरेट ज्वाइन करते हो तो आई थिंक आपका कॉरपोरेट में एक्सपीरियंस आप अच्छे से कर पाओगे. तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आप फर्म में ट्राई करो. फर्म में अगर होता है तो अच्छा है. बस एक बार आपको पता तो चले कि वहाँ पे होता क्या है, क्योंकि आप अगर एक बार कॉर्पोरेट में घुस जाओगे फिर फर्म में आपको जाने का मन नहीं करेगा, लुकिंग एट द पे स्ट्रक्चर और जैसा काम होगा. बट आप अगर शुरू करोगे फर्म से, फिर आप ऊपर बढ़ोगे कॉर्पोरेट में, तो आपको अच्छा फील होगा कि आप अब स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, कि आपको ठीक है मर्जर एंड एक्विजिशन में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप वो पर्टिकुलर फर्म के टीम, कंपनी के टीम में घुस पाओगे. बट फर्म में आपको सब कुछ ही हैंडल करना पड़ेगा, तो सीखने के हिसाब से फर्म अच्छा ऑप्शन होता है. ये मेरा एडवाइस रहेगा. Okay. 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 Thank you very much. Can I just ask you one more question? हाँ. तो आपने बोला कि आपने लॉ कर लिया है. I actually was thinking that I should also do law. So what do you recommend? Like, should actually I would like to give a little bit of background as well. So I started my executive, actually my CS journey in 2021, and it took me a while to clear executive, clear हो पा रहे थे papers, हम्म. and finally in June 24 I cleared them, and तब तक अभी तक I have completed my BCom and I've done my MCom as well. But I think to go along with CS, law is like a more, it's more appropriate as a field of study. And मेरा interest भी है काफी law में. So I was thinking that I should pursue it, but फिर वही है कि I will be doing my training as well, और फिर law साथ में college manage हो पाएगा नहीं हो पाएगा. So do you have any advice regarding that? तो जब मैं अपना परस्यू कर रही थी तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि
एक कॉलेज के डेट्स और सीएस का डेट्स क्लैश हो जाता है, क्योंकि सीएस का डेट्स हमें पता होता है पहले से, बट कॉलेज का नहीं पता होता है। और उस समय कोविड चल रहा था, तो वो थोड़ा थोड़ा पॉइंट तक मैनेजेबल हुआ मेरे लिए। बट अगर आपके साथ ये होता है तो फिर बैक लग जाएगा और फिर सीन गड़बड़ हो सकता है। और एक कंडीशन मान के चलो, आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा हो सकता है, बट आप बोल रहे हो कि आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो, ऐसा एक पॉसिबिलिटी तो हो सकता है आप एक में क्लियर हो एक में नहीं हो। देखो, रियल लाइफ सिचुएशन राइट राइट, लेके ऑफ चलना कोर्स। पड़ेगा। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। हाँ, तो हमें नहीं पता, क्योंकि इनका हर बार रेट क्लियर होने का रेट कम होते जा रहा है, पेपर जो लोग पास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखो तो लॉ अच्छा है, बट ऐसा कुछ एज नहीं मिलता है। मैं बोलूँगी कि कहीं पर भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आपके पास सीएस है तो आपको एलएलबी मैंडेटरी है। आप एलएलबी हो तो सीएस आपके लिए ऐड ऑन है, समझ रहे ओके। हो? बट सीएस एक राइट। खुद में ही एक फील्ड है। तो अगर आप सीएस ही बहुत अच्छे से करते हो, अपना ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हो, तो हमको नहीं लगता कि आप एलएलबी का ज़रूरत पड़ेगा। ओके। ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा अच्छा मैम। हाँ, आप दीदी बुला सकते हो, नो इश्यूज। ओके दीदी, एक्चुअली आई डोंट नो, हाँ। आई रिसेंटली लाइक गेव माय डिसम्बर एग्जाम। आई मीन आपने जैसा बोला कि कॉलेज के एग्जाम्स क्लैश करते हैं, एंड हैपेंड विथ मी एज वेल। हम्म। आई एम आल्सो अ बीबीए एलएलबी स्टूडेंट, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हैविंग इंटर्नशिप्स एंड ऑल, हम्म। फिर सीएस के एग्जाम्स एंड असाइनमेंट्स। सो हम्म। इट वाज अ वेरी टफ थिंग टू मैनेज हम्म। all at once. So I wanted to ask that how did you, I mean, how, like any tips or any, uh, I mean, study schedule तो which you can suggest? देखो मतलब how many hours are necessary to actually study for it? I mean, बहुत hard हो जाता है कॉलेज भी, plus I mean, you can understand that. भाई मैं बोल रही हूँ कि देखो, मेरे टाइम पे ऐसा था कि कोविड हिट कर गया तो मुझे 2 साल का बेनिफिट मिला, बट उसके बाद मेरा वही रेगुलर चालू हो गया। मैं जब अपना कॉलेज ख़त्म कर ली 2022 में, उसके बाद आई वॉज अ फुल टाइम वर्किंग एट एज एडवोकेट। तो मेरे लिए तो संडेज भी ऑफ नहीं होता था, उसके साथ में प्रिपरेशन करना है और फिर पेपर देना है, फिर बाकी सब भी करना है। तो अगर बोलूँ तो देखो, लॉ स्कूल में क्या होता है, आपको पेपर स्लिप लिखना होता है। आप मतलब मैं हमारे यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता था कि हमारे पास 5 इयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, वही चीज़ क्वेश्चंस आते थे। तो मेरा ये माइंडसेट हमेशा क्लियर था कि एलएलबी के पेपर्स तो क्लियर हो जाएंगे, मुझे ज़्यादा फोकस सीएस में देना है। तो मेरा हमेशा उन उसके तरफ इंपॉर्टेंस रहता था, और मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं लिया है। मैंने कोई भी वीडियोस नहीं लिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट के लिए नहीं लिए। मैंने सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस जो फ्री में है वो सब देखा है। और हाँ, बोलो बोलो। अच्छा दी, वैसे आपने अकाउंट्स कैसे मैनेज किया? अकाउंट्स I हमारा mean, क्योंकि I'm कॉमर्स from a में। non-commerce background actually, ओके। so तब it तो is आपको very शायद hard लेना पड़े, तब तो आपको to शायद actually. तब तो जी। तब तो आपको शायद क्लासेस लेना पड़े। लाइक इनिशियल एज के लिए अच्छा होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप क्लासेस मत लो, बट हाँ, अगर आप खुद से मैनेज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट क्लासेस से हमेशा एक एज मिलता है। Actually the thing is which I am finding the loophole in this industry. I mean the teaching line for CS and CS professional actually. यहाँ के teachers, I mean, they are not into guiding. They are just पैसा आएगा, 5,000 चार्ज करेंगे, 6,000 चार्ज करेंगे. वो उनको सिर्फ But अपना वीडियोस, मतलब वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं मैकेनिकली, उनको कोई मतलब नहीं and है कि same स्टूडेंट पढ़ पा रहा same है for कि नहीं। YouTube. I mean, I have gone through a lot of YouTube videos and channels, and half of them like 10 hours का वीडियो है, उसमें तो क्या ही बोलूं, मतलब 4 hours to 5 hours तो I mean nonsense है. नहीं, तो आप ऐसे शुरू करो। देखो, कोई भी पेपर इनिशियली आप उठाते हो, सपोज टैक्स का ही पेपर ले लो, एग्जीक्यूटिव का। तो टैक्स एमसीक्यू है, टैक्स में आप शुरू करो सबसे पहले कोई भी एक मैराथन देख के। कोई भी एक जो भी यूट्यूब में बहुत पॉपुलर आ रहा है, या आपको जिसका समझ में आ रहा है उसका एक बार मैराथन शुरू करो। पूरा एक बार मैराथन देखने की कोशिश करो, बैठ के एकदम, मतलब 2 दिन लगाओ 4 दिन लगाओ, बट उसको देखो टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर आपको उस टीचर का समझ में आ रहा है तब फिर उसका लेक्चर वीडियो लेने का सोचो। नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट का देखो।
बट ये है कि आपको एक बार मतलब मैराथन मेरे को बहुत हेल्प किया है। हम शुरू करते थे मैराथन से, फिर ख़त्म करते थे मैराथन से। पिछले अटेम्प्ट का जो मैराथन है वो पहले देख लिया कि समझ में आए कि एटलीस्ट चैप्टर्स में है क्या, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन सा नहीं देखना है। वो उन लोग को पता होता है, हम लोग को नहीं पता होता है स्टूडेंट कि इस चैप्टर से कितना इंपॉर्टेंस आ रहा है, कितना मार्क्स का वेटेज होगा इस चैप्टर से। तो उस सेंस में वो वीडियोस काम आए। तो ऐसा नहीं है, देखो तुम अगर सब्जेक्ट वाइज पकड़ोगे, ऐसा नहीं है कि तुम अगर सपोज इंस्पायर एकेडमी, मैं इंस्पायर एकेडमी को बहुत थॉरली फॉलो की, बट उसका ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स अच्छे। दो तीन टीचर्स अच्छे, दो तीन टीचर्स आप दूसरे एकेडमी का देखो, तो वैसे होता है। आप सोचोगे कि आप एक एकेडमी में जाओ, पाँचों का पाँचों पेपर्स के लिए उसी से ले लो, तब दिक्कत है। अच्छा दी, वन मोर थिंग एक्चुअली, क्या बोलने वाला था, आई फॉरगॉट एक्चुअली। द थिंग इज कि मतलब I mean, what can you suggest to, like, I mean, is it better to make handwritten notes यस and यस। to follow that, or to just, I mean, जो पढ़ा है mind में, I mean, वो follow करे? देखो हैंड रिटन नोट्स या तो तुम अलग कॉपी में बनाओ या तो बुक के बगल में ही लिखते रहो। जितना ज़्यादा स्क्रिबल करोगे उतना ज़्यादा तुमको समझ में आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली रटने का गेम है। तुम कितना रट पाते हो, कितना लिख पाते हो। किसी को But हम्म, as a law student, I mean, हम लोग तो रट नहीं सकते. I mean, we have to go through in depth. तो We, like, I देखो mean, देखो लॉ not स्टूडेंट हो only तो law subjects, हाँ, but also in other subjects as well, बट labor law, business and all. We देखो have to go in depth. नहीं, डेप्थ का एक लिमिटेशन तक डेप्थ चाहिए ना। यहाँ पे सीएस में आपके पास डेप्थ नहीं है, आपके पास कंटेंट भर भर के, यहाँ पे डेप्थ नहीं है, नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा है। तो और एज लॉ स्टूडेंट तो हमको आसानी होता है, हम लोग पहले ही ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में इतना सब कुछ पढ़ लिए, जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट हमारे लिए इजी हो जाता है, हमारे लिए कॉर्पोरेट लॉ मुश्किल होता है। बट उसको छोड़ के जो बेसिक बेसिक जैसे पूरा पेपर ईबीसीएल का, उसमें आधा से ज़्यादा हम लोग तो पहले पढ़े हुए रहते हैं, हमको जहाँ तक लगता है। तो उस हिसाब से लॉ के साथ वो करना ईजी है। तो पूरा डेप्थ का ज़रूरत नहीं है, आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो बस। हाँ, जो मेन पॉइंट है कि डेफिनेशन का, वो सब मत छोड़ो, कि वो तो वो रहेगा ही, वो कीवर्ड्स याद करना पड़ेगा। वो बार बार पढ़ने से होगा। और हम इसलिए बोल रहे हैं नोट्स बनाने, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले तुम पूरा बुक नहीं पढ़ पाओगे, तुमको नोट से ही पढ़ के जाना होगा, क्योंकि कंटिन्यूस बैक टू बैक पेपर्स होंगे। पूरा समय नहीं मिलेगा कि पूरा बुक पढ़ पाओ तुम। Okay, sorry for asking such silly questions. अरे I कोई mean, one more thing. I mean, आपके according, do you think that CS, I mean, CS are in a huge demand or not? I mean, is it good for pursuing it or not? सीएस का मतलब, देखो सीए हमेशा डिमांड में रहेंगे, सीएस का भी डिमांड ऐसे बढ़ रहा है, बट कंपटीशन भी उतना ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा इनरोल हो रहे हैं। बट हमेशा ये काम सिर्फ सीएस ही कर पाएगा। सीएस का सिग्नेचर चाहिए तो वो तुम हम ही लोग कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो वो हमेशा इन डिमांड ही रहेगा। उसके सिवा एड ऑन बहुत सारा और कर सकते हो हम लोग अपना प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ मेरे साथ हुआ है कि हम लोग सिर्फ टेक्निक, हम लोग सिर्फ बुकिश नॉलेज हम लोग को पता है कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। हम लोग कभी भी खुद से जाके एमसीए का पोर्टल खोल के नहीं देखे, सेबी का पोर्टल खोल के नहीं देखे। एक बार वो सब जाके वहाँ का भी टेक्निकल चीज़ अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो हम लोग को फिर सब लोग हायर करना चाहेगा। कोई लीगल वाला फील्ड है वो भी सीएस को ले लेगा, साइनिंग अथॉरिटी, आप दोनों के लिए काम आओगे। वो होता है, तो डिमांड में तो रहेगा सीएस। Thank you so much, Dee. थैंक यू। दीदी, जैसे आपने कहा कि आपने लॉ करा है, हम्म, तो क्या जो लोग लॉ और सीएस कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे बहुत बार सुना है कि आप आपके कंप्लीशन के बाद आप 2 डिग्री नहीं ले सकते, either you go with law or you go with CS, तो ये सच है? हाँ हाँ। तो ये दोनों के कोड में लिखा हुआ है कि आप दोनों का लाइसेंस नहीं होल्ड कर सकते हो, आप दोनों का मेंबरशिप लेके रख सकते हो। मैं अपने नाम के आगे या तो एडवोकेट लगा सकती हूँ या तो सीएस लगा सकती हूँ। मैंने अभी एडवोकेट का लाइसेंस नंबर ले रखा है, मैं सीएस का जब लूँगी तो मैं शायद एडवोकेट वाला को वापस दे दूँ। तो ये चीज़ होता है, आप प्रैक्टिस एक ही चीज़ कर सकते हो। भले ही आप अपने सीवी में लिख सकते हो कि आप दोनों हो, बट आप कब जब कंपनी पे जब कंपनी के पेपर्स पे साइन करो तो आप या तो एडवोकेट साइन करोगे या तो सीएस साइन करोगे। तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा बाद में। तो दीदी, आप ये मेंबरशिप मतलब आप सनद बोल रहे हो, राइट? हम्म, सनद और जो सीएस सनद।
जो लॉ के मेंबरशिप बाद सनद मिलती है एडवोकेट को, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको सनद जरूर रहती है, तो आप वो सनद की बात कर रहे हो? हम बार एनरोलमेंट नंबर का बात करें, हमको नहीं पता सनद क्या होता है। बार एनरोलमेंट नंबर, राइट? ओके, नहीं नहीं, सनद भी होगा अगर आपको प्रैक्टिसिंग करना है एडवोकेट, मतलब एज ए तो एडवोकेट आपको देखो, प्रेजेंट होना है सीओपी किसी भी मिलता है, केस पे, तो आपको सीओपी। सनद चाहिए रहता है। सीओपी काइंड ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड। वो आपको एनरोलमेंट के जस्ट बाद मिल जाता है। इस लॉ में अलग है, देखो आपको पहले तो अपना स्टेट से एनरोल करवाना पड़ेगा या कोई भी दूसरे स्टेट से आप एनरोल करवाओ, वो एक चीज़ होता है। दूसरा होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर करवाना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जब रजिस्टर करवाते हो तब आपके पास सीओपी आता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद आपका वो वैलिड रहता है फॉर लाइफ टाइम। तो वो एक अलग चीज़ हो गया और एनरोलमेंट एक अलग चीज़ हो गया। वहीं पर सीएस में भी यही दो चीज़ रहता है, एक मेंबरशिप होता है और एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रहता है। आप जब अपना प्रोफेशनल का पेपर्स क्लियर करते हो और आर्टिकलशिप कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। एसीएस बोलते हैं, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। ये वाला आपको सिर्फ मेंबरशिप देता है। आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आपको कॉरपोरेट में आप काम कर रहे हो तो आपको चाहिए ही नहीं। आपको सिर्फ मेंबरशिप से काम हो जाएगा। सीएफपी उनको चाहिए जो एक फर्म अपना खुद का इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनको चाहिए। तो आप, अगर आप देखा जाए तो हाँ, दोनों आप यूज़ कर सकते हो लिमिटेड एक्सटेंट तक। आप जब तक अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू नहीं कर रहे हो, आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। सो दीदी, लेट्स से कि मुझे सीएस में प्रैक्टिस में नहीं जाना है, तो मैं वो सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ना लेके सिर्फ सिर्फ सीएस का मेंबरशिप ले सकते मेंबरशिप लेके हो। और फिर लॉ के साइड से फिर मैं सनद ले सकती हूँ, राइट? सनत मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। आप वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर ले सकते हो अपना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आप रजिस्टर करवा सकते हो। ओके, तो मैं किसी भी कंपनी में अगर मैं ज्वाइन हुई तो मैं वहाँ पे, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया ही नहीं, तो मैं वहाँ पे एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द कंपनी इन लीगल केसेस एज एन एडवोकेट, हाँ, मैं दोनों काम कर सकती हूँ वो वही कंपनी में? आप दोनों काम कर सकते हो, बट आपको उस समय चूज करना पड़ेगा कि आप किस नेम से साइन करोगे, क्योंकि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप अगर दोनों नाम से साइन कर रहे हो, आप एडवोकेट के तौर पे भी अपना कंपनी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, सीएस के लिए भी कर रहे हो, तो उस समय सेलेक्ट करके कि आपका कौन सा बेटर रहेगा, वो वाला आप वहाँ पे देना। आपके पास दोनों ही लाइसेंस पड़े रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दीदी, जो आप कह रहे हो कि जो सीएस की साइन लगती है, तो वो हम्म जो सीएस जो साइन कर रहा है उसको वो वाले सीएस को मेंबरशिप चाहिए होती है या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए मेंबरशिप, होती है? मेंबरशिप आप जब आर्टिकलशिप कर लेते हो, मेंबरशिप मिलता है, दैट्स इनफ। और दीदी, मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने बोला ना, जो लोग इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करते हैं वो लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, ताकि वो लोग, जैसे अगर आप सिर्फ मेंबर हो तो आप एक कंपनी के साथ अलॉटेड रहोगे। बट आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है तो आपने पढ़ा होगा, पीयर रिव्यू होगा आपका, आपको ही एक खुद एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपका एक फर्म होगा। तो वो डिफरेंस आता है। आपके ऊपर बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन ऐड ऑन हो जाता है जब आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हो कोई भी चीज़ का। ओके दीदी, थैंक यू। एंड इफ यू डोंट माइंड, क्या आप बता सकते हो आपने एलएलबी कहाँ से करी है? मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से किया है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैम, मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है रिगार्डिंग लॉ एंड सीएस। यस यस। quick intro, मैं I am 18 years old now, तो I will be joining law school this year। ओके। अभी मेरा 12th चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है ये कि कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में अगर मुझे जाना है तो will being a CS help or will it just overlap? नो, इट विल डेफिनेटली हेल्प। आपको डुअल डिग्री वाले प्रोफेशनल की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर देखो आप एक तरफ हो और दूसरी तरफ कोई एक बंदा है जो सिर्फ लॉ कर रखा है, ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। Okay, also thank you so much, but one last question. What advice would you give me with the information that I've given you? Like अभी चालू करने वाला हूँ तो आपने what? फाउंडेशन दे, CSEET दे दिया? नहीं, अभी 12th नहीं हुआ है, तो मार्च में 12th होगा। आई कैन गिव माई CSET इन जून। अभी आपके लिए बहुत लंबा जर्नी है। आई थिंक आपको बहुत पेशेंटली रह के प्रिपरेशन अपना ध्यान से करने की ज़रूरत है। अभी बहुत जल्दी है कुछ भी चीज़ डिसाइड करने के लिए। 5 साल बाद क्या होगा आपको खुद भी नहीं पता होगा, आप कहाँ क्या करना चाह रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं बीच में छोड़ देते हैं सीएस, जो कंप्लीट करने के बाद फिर छोड़ देते हैं। अभी इट्स टू अर्ली। आप जो कर रहे हो फोकस्ड होके करो, और भी आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी एक्चुअलीज बहुत अच्छा चल रहा है, CFA देख सकते हो, और भी कोर्सेज है।
एड हाँ ऑन जी, करने के लिए। मतलब I've always wanted to do law. हम्म। I feel CS is a good add-on with doing law. It will Yeah, give it me is an edge over definitely an others. add-on. Yeah. तो इसीलिए that's why I wanted to do CS. No other reason. Yeah, completely your decision. Yeah. Thank you. Thank Thank you you. so much. ये दीदी और एक और चीज जो अभी बोला है आपने कि सीएस के साथ बहुत बहुत ऐसे 6 मंथ्स 9 मंथ्स के कोर्सेज आते हैं, जैसे आपने सीए में बोला, तो ये क्या सच में यूजफुल है सीएस के साथ? ये 6 मंथ्स 9 मंथ्स कोर्सेज नहीं है, ये आपका फुल फ्लेजेड सी एस की तरह कोर्सेज है। CMA CFA ये आपको साथ साथ में करना होगा। जो लोग जनरली बीकॉम करते हैं वो लोग मल्टीपल कोर्सेज करते हैं, CA CS CFA साथ में करते हैं, तो वैसे है ये। तो दीदी ये कोर्सेज करने का बेनिफिट क्या होता है सीएस के साथ? CS देखो, आज CA ज़्यादा डिमांड में, आप ये समझो, फिर CS आता है, फिर CMA आता है, कॉस्ट अकाउंटेंट आता है। तो इस हिसाब से आप डिफरेंट कोर्सेज अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हो। आप सिर्फ कोर्स करने के लिए मत करो, आपको किस में इंटरेस्ट है वो देख के करो। ये पार्ट टाइम कोर्सेज नहीं है, मैं पहले बोल रही हूँ, ये फुल टाइम कोर्सेज है। कि आप जैसे CS में कर रहे हो ना, फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, उसमें भी वही लेवल होता है, तो 3 साल 4 साल आपको देना पड़ेगा उसमें। प्लस आप लॉ भी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है ओके। उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। और कोई पूजा? Hello, ma'am. या Good evening. Hello. या पूजा टेल। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर मतलब लिस्टेड एंटिटी में अगर ज्वाइन करना है एज अ सीएस एग्जीक्यूटिव फास्ट, तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? मतलब रेफरेंस के थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मतलब मैं बता इंटरव्यूज रही हूँ, वगैरह? देखो, CS जो अपना ICSI का पोर्टल है ना, उसी में प्लेसमेंट पोर्टल है, वहाँ पे वो लोग रेगुलर 10-12 ओपनिंग रोज का निकालते हैं आर्टिकलशिप के लिए। आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है, वहीं पर अप्लाई करो, वहाँ पे अपना CV बनाओ, प्रोफाइल बनाओ, और लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ, वहाँ पे लोगों से कनेक्ट करो। जो भी कंपनी का आपको ओपनिंग दिख रहा है, वहाँ पे जाके लिंक्डइन में लोगों को बोलो कि ऐसा ऐसा ओपनिंग है, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, मेल करो उनको। तो CS के पोर्टल में ही सब अवेलेबल है। लिंक्डइन में भी बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे CS इंटर्न के लिए पोस्ट डालते रहते हैं, तो वही प्लेस है, रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है इंटर्नशिप के लिए। लिस्टेड एंटिटी में भी मतलब नहीं इंटरव्यू नहीं, देके? हाँ हाँ, वहीं से आता है आपको कॉल, आपका प्रोफाइल, आपके मार्क्स देख के। तो मैम जैसे मैंने ना अभी ट्रेनिंग करी है, मैंने फॉर्म से ही करी है, लेकिन 7 मंथ्स की ट्रेनिंग करी है वहाँ से। तो जो ट्रेनिंग में मतलब काफी छोटी फॉर्म थी, तो इतना कुछ मुझे सीखने को नहीं मिला जितना मुझे लगा था कि सीखने को मिला। मुझे काफी ज्यादा क्लरिकल सा काम लगा सीएस का अभी फिलहाल। तो जैसे कि कॉपी पेस्ट करना रेजोल्यूशन में, डेट्स वगैरह ये सब, तो मतलब ऐसी फील्ड है या फिर इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अभी तक मेरा बोलो। एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है कुछ, तो तो बताएं। हाँ, तो शुरुआत में तो आपको वही करवाएंगे, कॉपी पेस्ट करवाएंगे या तो ड्राफ्ट बनवाएंगे, जो बेसिक सा होता है। उसके बाद वो एड ऑन हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना चालू करेंगे, जब आपको लगेगा कि आप ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वैलिडेट कर पा रहे हो। टोटली डिपेंड कि आपके सीनियर कैसे है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और आप कैसे कोप अप कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, जनरली फर्स्ट 1 मंथ के बाद ही आपको फुल काम से लोड कर दिया जाएगा। आपको आए या नहीं आए, मतलब आपको करना ही पड़ेगा वहाँ पे। आपका 2 साल ख़त्म होते होते आप पूरा फाइलिंग वाइलिंग सब करना सीख जाओगे। और लिस्टेड कंपनी ओके की जहाँ ओके। तक बात है, आप CS के प्लेसमेंट पोर्टल में देखो, ICSI का प्लेसमेंट पोर्टल वो अच्छा है काफ़ी, वहीं से कॉल आते हैं। अच्छा, अब मैम और एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे सीएस प्रोफेशनल है, आपने कहा कि आपने सारी क्लासेस तो ली नहीं है, लेकिन आपने यूट्यूब की हेल्प से क्लासेस ली है। तो मतलब सीएस प्रोफेशनल की तो इतनी ज्यादा क्लासेस अवेलेबल नहीं है यूट्यूब में, मतलब देखा जाए सीएस एग्जीक्यूटिव के मुकाबले। तो आपने मतलब कैसे मैनेज किया? आपके 3 ग्रुप्स ही थे जैसे, मतलब है मैंने न्यू सिलेबस में ऑप्ट सिलेबस में? करा था। न्यू ओल्ड वाले में 3 है ना, और नए वाले में 2 अभी आया है। तो अभी सिर्फ 7 पेपर्स होता है प्रोफेशनल में, राइट? जिसमें से आपका 2 ओपन बुक है। आप अगर 2 ओपन बुक के सब्जेक्ट्स को भी बहुत इंटेलिजेंटली लोगे, तो मैंने एक लिया था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी लॉ, दूसरा मैंने लिया था CSR।
ये दोनों ही जो सब्जेक्ट्स है ये आपका दूसरे वाले मॉड्यूल्स में है। इंसॉल्वेंसी आपको CIRP वाले बुक में मिल जाए, सॉरी क्या नाम था उसका, एक मॉड्यूल जो 50 कॉर्पोरेट रेजोल्यूशंस एंड वो वाला बुक में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है मॉड्यूल का। तो वो मॉड्यूल में आपका हम्म इंसॉल्वेंसी 50% था, 50% मर्चेंट एंड एक्विजिशन था, उसी में आपका वो हम्म पढ़ा गया। फिर CSR है, CSR के बारे में हम लोग इतना ऑलरेडी जान चुके होते हैं, और प्लस वो ओपन बुक होता है, तो आपको बस एक बार रीड करना हम्म होता है, पॉइंट्स बनाना होता है, वो फिर बहुत ईजी हो जाता है। और इस बार तो टैक्स लॉ भी इन्होंने ऑप्शनल कर दिया है, तो आप कैसे अपना सब्जेक्ट्स ले रहे हो, क्या ले रहे हो, बहुत स्मार्टली लोगे तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दो सब्जेक्ट्स है जो मुझे बहुत प्रॉब्लम किया था, जैसे कि ESG वाला, वो काफ़ी रटने वाला था, तो उसके लिए वीडियो था येस अकेडमी का, मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है, वीडियोस है, मैंने सच बोलूँ तो मैं सिर्फ येस अकेडमी और इंस्पायर अकेडमी का यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा है, मुझे और किसी का समझ ही नहीं आता था। गिन के 2-3 टीचर्स थे, जैसे कि आपका शुभम सुक्लेचा सर, फिर चिराग सर और ये मुस्कान मैम, ये तीन का ही बस देखा है मैंने, और किसी के पास नहीं गई मैं, तो मेरा से तो तो सिर्फ तो मैम आपने ये जो मतलब एग्जाम्स दिए 2024 में, ये आपने मतलब ट्रेनिंग के साथ दिया है, मतलब आप एडवोकेट हो ना, मैंने आपने अपना, बताया था अभी। हाँ मैंने ट्रेनिंग नहीं किया है अभी तक अपना, मैं एग्जामेशन लेने वाली हूँ ट्रेनिंग से, क्योंकि मैं अच्छा एज अच्छा अच्छा। एडवोकेट ऑलरेडी मेरा 2-2.5 ईयर्स हो गया है प्रैक्टिस करते हुए, तो 4 ईयर्स प्रैक्टिस करने के बाद आपको एग्जामेशन मिल जाता है। तो मैम अपनी प्रैक्टिस करते करते एग्जाम्स दिए हैं एग्जैक्टली सारे, exactly. हाँ हाँ। तो आपने मैनेज कैसे करा, मतलब जैसे आप काम करके आते हो तो फिर तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, जब मतलब मन काम तो कर रहे बिल्कुल हो नहीं तभी, करता। हाँ वही होता है कि काम कर रहे हो तो आप थोड़ा उसी पे ध्यान दो कि बाकी चीज़ साइड लाइन है, ऑफिस का काम होते रहेगा, ये वाला मेरा पर्सनल काम है। एग्ज़ाम के 1 महीना पहले तो छुट्टी लेना मैंडेटरी था, भले आप पैसा मत दो, आप कुछ भी करो, मैं नहीं आ रही हूँ ऑफिस, ऐसा सीन होता था। तो वो थोड़ा समझ के समझाने पर होगा कि कैसे क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कौन सा ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। तो और मैम जैसे एक एक मॉड्यूल जैसे आप करके अगर आप निकालोगे तो आई थिंक थोड़ा इजी रहता है। तो आप जैसे एक ऑफिस से आ रहे हो, तो आप ऑफिस से आके भी पढ़ते थे या फिर जो 1 मंथ आपको मिलता था उसी में आप पढ़ते थे, देखो मतलब कैसे? ऑफिस से आके पढ़ना नहीं होता था, वो बस बेसिक ऐसा होता था कि मैं बाकी जो 3 महीना 4 महीना मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, उसमें मैं नोट्स बना रही हूँ, बुक पढ़ रही हूँ, मतलब मैं कॉन्सेप्ट समझने पे ज़्यादा फोकस कर रही थी कि अगर मैं ऑफिस में भी मुझे फ्री टाइम मिल रहा है तो मैं अपना मॉड्यूल लेके जा रही हूँ, मैं वो पढ़ रही हूँ, मैं एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ हम्म में आएगा। और फिर जब 1 महीना मिल रहा है तो उस समय मेरा रिविजन और मेरा याद करने वाला चीज़ शुरू होता था। मेरा कई बार ऐसा हुआ है कि एक सब्जेक्ट को मैंने 2-3 बार रिवाइज किया है, तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करो, क्योंकि वो याद हो जाता है, आप रिवाइज करते 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 करते, वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का खेल है कि मुझे थोड़ा पहले उठना पड़ता था कि 2 घंटा एटलीस्ट सुबह हम पढ़ लिए है, तो हम पूरे दिन थोड़ा रिलैक्स है कि मैंने कुछ तो किया है दिन भर में, वो रिग्रेट नहीं रहता सोने से पहले कि आप कुछ नहीं पढ़े हो, तो वो चीज़ है। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन बस, जैसे मतलब बहुत सारे मैंने मतलब बात करी बहुत सारे लोगों से, तो मैंने फॉर्म का एक्सपीरियंस तो बताया कि इतना ज्यादा एक्सपोजर मेरे फॉर्म में तो नहीं था, तो हम्म मैंने वहां से एनओसी तो ले लिए, लेकिन मैंने किन्हीं से बात करी थी तो बोल रहे थे कि अभी जो है वो लिस्टेड एंटिटी के लिए ट्राई करो, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद लिस्टेड एंटिटी आपको नहीं लेती है, क्योंकि उनको लगता है कि आपको लिस्टेड कंपनीज का एक्सपोजर नहीं है, तो वो उनको ज्यादा प्रेफरेंस देती है जिनको लिस्टेड कंपनीज का एक्सपोजर है। तो ये सही है, मतलब आप एग्री करते हो इसके साथ कि अभी ट्रेनिंग के दौरान लिस्टेड कंपनी में जाना चाहिए या फर्म में जाना चाहिए जिसका जिनके पास लिस्टेड का काम है? ये तो मुझे मैं नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि मैं लिटरली ट्रेनिंग नहीं की हूँ, बट ऐसा होता होगा शायद, मुझे नहीं आइडिया इस बारे में ज़्यादा। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। या अशफा। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, नेक्स्ट इज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था। बोलो। हेलो। या आई एम लिसनिंग, बोलिए। ओके मैम, मुझे ये पूछना था कि मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था
बेसिकली अभी मैंने बस CACET दिया था जनवरी में, वो मेरा क्लियर हो गया था। तो उसके बाद अभी लाइक मैंने बस कुछ डेमो लेक्चर्स ही देखे थे यूट्यूब वगैरह पे, थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव का आइडिया लेने के लिए कि कैसे क्या होता है। एंड मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात भी की थी इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। ओके। एंड जो भी मतलब मैं देख सकती थी आइडिया लेने के लिए। बट अभी द थिंग इज मैम, मैं मतलब मेरा नेचर जो है वो काफ़ी ऐसा इनडिसाइसिव सा है, तो मुझे ऐसा आई डोंट नो, मेरा मतलब ऐसा डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मेरे को इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो, अगर आपको चीज़ें थियोरिटिकल चीज़ें पसंद है और आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो बहुत सारा चीज़, और आपको कभी ना कभी तो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, फोर फ्रंट में होकर खेलना पड़ेगा, तो आपको मतलब आप इंट्रोवर्ट पर्सन हो एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो उस हिसाब से भी मैटर करता है, और आप कितना खुद से काम कर सकते हो वो चीज़ें, क्योंकि ये टीम वर्क बहुत कम होता है, आपको सिंगल हैंडेडली ही मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो मैम ये मेरा क्या है कि आपको वैसे मैं थियोरिटिकल। इंट्रोवर्ट ही हूँ, एंड मेरा CS की तरफ इंक्लाइंड होने का एक मेन रीज़न ये भी था कि मेरे पास मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। ओके। तो मैं थ्योरी पढ़ने में हमेशा लाइक मेरा अच्छा रहा है। मैं थ्योरी अगर काफ़ी लेंदी लेंदी और ऐसा भी होता है तो भी मैं वो किसी तरह से पढ़ लेती हूँ। बट मैं जैसे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए एंड प्रैक्टिकल चीज़ें हो वो गई, उनमें प्रॉब्लम है। मैं जो है वीक हम्म। हूँ काफ़ी। मेरा मैथमेटिक्स ऐसा स्ट्रांग नहीं है। हम्म। हाँ, तो फिर आपके लिए आई थिंक CS ठीक है। आपको लॉज वगैरह कैसा लगता है पढ़ना, मतलब आपको समझ में आता है, क्योंकि लीगल का थोड़ा अलग लैंग्वेज रहता है। मैम टू बी ऑनेस्ट, मैंने उसमें ज़्यादा ऐसे मतलब पढ़ के नहीं देखा है, बट जितना मैंने वैसे सुना और वैसे वो किया उसमें मुझे आप ऐसा इंटरेस्टिंग लगा नहीं। बट अभी वही है कि मैं उसमें थोड़ा और एक बार देखूंगी अच्छे से। आप एक सॉरी काम मैम, मैं आप एक काम करो, आप देखो पहले CS का जो एग्जीक्यूटिव का बुक है ना, पोर्टल पे जाओ, ICSI का, वहाँ पे आप बुक निकालो जो एग्जीक्यूटिव में आपके होने वाले जो रिस्प्रूडेंस का बुक देखो वहाँ पे, और आप एक चैप्टर खोल के देखो कोई भी रैंडमली, आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, आप पढ़ पा रहे हो, क्योंकि ये वही है अल्टीमेटली, लॉ ही पढ़ना पड़ेगा, उसको सिवा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये तो बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है इसमें, जो आपका करिकुलम में आपका जो मॉड्यूल है, बट जो रियल लाइफ लॉ के होते हैं वो आपको बाद में खुद से पढ़ के ही समझना पड़ेगा। तो आप एक बार वो ट्राई करो, अगर आप बुक पढ़ पा रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग, कुछ भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो फिर सोच सकते हो। ओके मैम। मैम एक चीज़ इसमें और पूछनी थी कि जैसे मतलब CS का वर्क लाइफ बैलेंस और मतलब बेसिकली इनका काम मतलब कैसे क्या होता है, क्योंकि लाइक आई सेड मुझे थ्योरी वगैरह ऐसे मतलब पढ़ना अच्छा लगता है and वो मेरे से हो जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे काम तो मतलब अलग ही करना पड़ेगा। हाँ, तो आपका तो काम ये रहेगा कि आपकी जो कंपनी है या आप जिस फर्म के साथ एसोसिएटेड हो, उसकी पेपर वर्क सारा आपको देखना है। वो अगर सपोज कंपनी A है, कंपनी B के साथ वो कोई भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रही है, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करना है, उसको कैसे सही करना है। वो पार्टी बोल रही है कि ये क्लॉज सही नहीं है, मुझे कुछ एडिट करवाना है। फिर ये तो हो गया कंपनी टू कंपनी रिलेशन। दूसरा हो गया कंपनी सेबी के साथ करेगी, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ करेगी। तो सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबका एक प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको एज एडवोकेट भी आप जाके अपने कंपनी के बिहाफ पे केस लड़ सकते हो। तो अगर आपको वो सब काम में लग रहा है कि आप कर पाओगे तो फिर करो। ओके मैम। मैम एक चीज़ और पूछनी थी कि वैसे तो मैंने लाइक ऑलरेडी इसमें सुना है लोगों से कि इसका फॉरेन स्कोप इज़ नॉट एज सच, ऐसा होता नहीं इसमें। तो इस पे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू। फॉरेन स्कोप होता है, बट आफ्टर 5 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस आप सोच सकते हो, क्योंकि उसमें जो MOU साइन किया है ICSI में, उसमें उन्होंने डायरेक्टली यही लिखा है कि अगर आपके पास 5 years का वर्क एक्सपीरियंस है तब आप पर्टिकुलर ये कंट्रीज़ के साथ आप काम कर सकते हो। उसमें भी उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में जाके आपको वो एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आप वहाँ प्रैक्टिस कर पाओगे। तो उतना ज़्यादा वाइड तो नहीं है स्कोप। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा डाउट ये था कि एग्जाम्स को अभी 4 मंथ रह गए, टू बी प्रिसाइज 107 या 8 डेज। ओके। तो मुझे कैसे मतलब ये मंथ्स को एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के लिए अप्रोच करना चाहिए, और डेली टारगेट्स में भी मुझे लेक्चर्स के साथ साथ जो मैं रिवीजन करती हूँ उसके अलावा एक और कोई चीज़ जो है मुझे अभी से ऐड करनी चाहिए। तो आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करना चाहिए, मैं ये रेकमेंड करूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आपको पता लगता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और
और फिर उसका क्वेश्चन में नहीं, उसका साथ में आप एक बार क्वेश्चन देखो, फिर उसका खुद से आंसर करने की कोशिश करो, और फिर आप जो उसका मॉड्यूल में या जो आंसर शीट में आंसर है वो वाला मैच करके देखो कि कहाँ किस हद तक आपका सही हो पा रहा है। तब क्वेश्चन पेपर्स अगर इवैल्यूएट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो अभी से लाइक अगर एक दो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूंगी तो वो ठीक रहेगा आप पूरा वही प्रीवियस मैं ईयर के। बोलूँगी कि आप अगर एक चैप्टर कंप्लीट करते हो सपोज, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर उठाओ सब्जेक्ट का 2-3 साल का, और देखो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन सी क्वेश्चन आएंगे, वैसे करके करो। ठीक है। और मैम जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से कर रही हूँ और एक प्रैक्टिकल कर रही हूँ, तो जो मैं सेल्फ स्टडी से कर रही हूँ तो उसको कोई बेटर वे है? लाइक मैं लेक्चर्स देखती हूँ और फिर मैं मॉड्यूल से भी रीड करती हूँ, बट स्टिल मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा डर रहता है कि मेरा मतलब इतना डेप्थ नहीं हुआ या कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, तो कोई बेटर वे है उसको तो वही वही सही चीज़ करने हेल्प का? करेगा आपको कि आप क्वेश्चन पेपर अगर देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये अच्छा ये पॉइंट था चैप्टर में, या फिर मान लीजिए आपका सिलेबस चेंज हो गया या कुछ हो गया, बट कहीं ना कहीं कोई कोई हद तक वो रिलेटेबल ही होता है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स काम आते हैं, अगर न्यू सिलेबस में भी आप आ रहे हो तो आपको पता लगेगा कि कोई टॉपिक मैंने मिस तो नहीं किया, कि ये था और मैंने शायद इसको बहुत लाइटली ले लिया। एक बार आप वो ट्राई करके देखो। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था मैम, जैसे अभी मैं न्यू सिलेबस में ही हूँ, जून में फर्स्ट मॉड्यूल दूंगी, तो मेरा फर्स्ट रिवीजन कब तक हो जाना चाहिए? कोई आइडियली वन आइडियल मंथ टाइम? पहले तो हो जाना चाहिए। 1 मंथ आप सिर्फ रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रखो। ओके। और रिटेन कैसा, लाइक सॉरी रिटेन नहीं, हैंड रिटन नोट बनाना चाहिए या फिर मॉड्यूल में लिख लो या कहीं ऐसे स्क्रिबल डाउन करूँ कुछ ऐसा कुछ? आप कहीं पर भी लिखो, मतलब बुक में लिख रहे हो, स्क्रिबल कर रहे हो, बट आपके पास वो चीज़ लास्ट तक होनी चाहिए ताकि आप उसको रिवाइज करते वक्त वही और हेल्प आएगा। मॉड्यूल सिर्फ वन रीडिंग उसके लिए इनफ है या फिर सेकंड टाइम भी ऐसे सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स भी मुझे सेकंड टाइम रीड करना चाहिए? सॉरी मैं समझ नहीं पाई। जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मैं मॉड्यूल से पढ़ रही हूँ, अभी रीडिंग हो रहा है मेरा मॉड्यूल का, बट लेकिन फिर बाद में टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा तो पूरी मॉड्यूल नहीं पढ़ पाऊंगी, तो फिर मुझे सेकंड टाइम सिर्फ हाईलाइटेड जो वर्ड्स है वही पढ़ने चाहिए या फिर मेरे को हैंड रिटन नोट्स रेफर करने चाहिए रिविजन के लिए? तो आप अभी मॉड्यूल पढ़ रहे हो और फिर साथ बाई साथ में आप वो भी अपना हैंड रिटन नोट्स बनाओ, और जो हाईलाइट करना है वो भी करो। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो आप अगर हाईलाइटेड पोर्शन आपको समझ नहीं आ रहा है, तब आप जाके वो मॉड्यूल का वो पर्टिकुलर चैप्टर देखो। मतलब बार बार मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमेशा मॉड्यूल को देख सकते हो। ओके। और हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए आपको कोई टिप्स, जैसे कैसे बनाना चाहिए? हैंड रिटन नोट्स आपको जैसे समझ में आप वैसे बनाओ। मतलब आप देखो, आंसर जो हम लोग एग्जाम में लिखते हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ पेजेस कितना हो रहा है या नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितना हो रहा है। उसको ऐसे समझो कि कितना इम्पॉर्टेंट या कितना क्वालिटी वाला आंसर लिख रहे हो। पॉइंटर्स में हमेशा लिखना कि अगर एडवांटेजेस पूछा है तो हमेशा पॉइंटर्स पहले डालना और उसके बाद लिखना। 4 ही पॉइंट लिखो, बट वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखो। ऐसा नहीं है कि पूरा भरते जा रहे हो पेज, वैसा नहीं वो लोग देखते हैं मार्क्स। ओके, थैंक यू। दीदी, जैसे आपने कहा था कि आपने लॉ किया है, तो आप एडवोकेट का आप वो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके आप ट्रेनिंग में एग्जाम्शन ले रहे हो। तो जैसे मैं भी लॉ और सीएस कर रही हूँ, तो व्हाट शुड आई डू द 21 months ट्रेनिंग और शुड आई टेक द एग्जाम्शन? आप अभी कौन से स्टेज पे हो और आपका कौन सा ईयर लॉ का चल रहा है, आप बता पाओगे? मेरा अभी 4th ईयर चल रहा है, नेक्स्ट ईयर मेरा हो जाएगा लॉ कंप्लीट जून 2026 में, और मैं अभी जून में मैं सीएस का एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 देने वाली हूँ। ग्रुप 1 देने वाले, तो आपके पास तो अभी मतलब ऑलमोस्ट है समय। आप अगर प्रैक्टिस में जाना चाहते हो थोड़ा दिन आप एक प्रैक्टिस करके देख सकते हो। इंटर्नशिप्स तो आप लॉ का कर रहे होगे ना फॉर द टाइम भी? नहीं नहीं, अभी जैसे मैंने सीएस शुरू किया, मैंने इंटर्नशिप बंद कर दी, क्योंकि सीएस के भी क्लासेस होते हैं, कॉलेज भी होता है, दोनों का पढ़ाई भी होता है, फिर इंटर्नशिप मैनेजेबल नहीं है। ओके, तो आप एक बार आप लॉ का इंटर्नशिप करके देखो 1-2 महीना, जब आपके पास टाइम हो, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप एक महीना 2 महीना आप लॉ का इंटर्नशिप करके देखो। अगर आपको उधर अच्छा लग रहा है तो वही कंटिन्यू करो। और मोर ओवर आप तब तक तो आप आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर सकते जब तक आपका एग्जीक्यूटिव कंप्लीट नहीं होगा।
तो ये टोटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना होगा या वैसा करना होगा, जिधर इंटरेस्ट आ रहा है उधर चले जाओ। ओके दीदी, और एक डाउट था कि जैसे मैंने वो पढ़ा था कि आप ट्रेनिंग में सिर्फ 2 बार ही स्विच ओवर कर सकते हो, तो क्या ये सच है? हाँ, ये नया रूल बनाया है इन लोगों ने। ओके, मतलब आप सिर्फ आपके पूरे 21 मंथ्स के ट्रेनिंग के टेन्योर में सिर्फ अगर आपको स्विच ओवर करना है तो आप सिर्फ दो ही बार, मतलब यानी किसी दो 3 बार। लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड हाँ अनलिस्टेड हाँ फर्म हाँ हाँ वैसे में ही कर सकते हो? हाँ हाँ, अभी नया बनाया है इन लोगों ने रूल। ओके दीदी, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स? आई भी एक्चुअली जैसे आपने अभी बताया कि फॉरेन में हम इतना वक्त मतलब जॉब्स हमें नहीं मिलती, जॉब अपॉर्चुनिटी तो जितनी भी है वो कैसे टाइप की, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? वो CS के लेवल की ही जॉब्स है। और वो जैसे सपोज ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी है, मलेशिया और सिंगापुर में, तो यहाँ पे भी सेम ही काम होगा जो CS इंडिया में करते हैं। बस आपको आपका जो पेपर्स क्लियर आपने यहाँ किया है, वहाँ जाने के बाद आपको 1 या 2 पेपर वहाँ पे और क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस में लग सकते हो। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसका क्या स्कोप है, मेरे मेरे किसी जान पहचान का या मैंने किसी को नहीं देखा है करते हुए CS बाहर प्रैक्टिस। ये बहुत नया कॉन्सेप्ट आया है, अभी रिसेंटली ही आया है। ओके। और मतलब आंसर राइटिंग में आप बता सकते हो, मतलब क्योंकि एक बहुत बड़ा डाउट है, जैसे हम कॉलेज में लिखते हैं तो हमें बस बहुत सारा लिखना है, मतलब जितने पेजेस आप भर सको आप उतना करो, तो वही सेटअप हमारे दिमाग में अभी नहीं भी है। बट नहीं, सीएस में ऐसा हम मैंने टीचर से सुना कि आपको इतना लिखना नहीं है, आपको कम लिखो बट क्वालिटी लिखना क्वालिटी है। लिखनी है, यस। हाँ, तो अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आए, आप कोशिश करो उसको पॉइंटर्स में लिखने का, क्योंकि पॉइंटर्स में ऐसा होता है कि आप टू द पॉइंट लिखते हो और आपको तुरंत मार्क्स मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं है फुल पेज पढ़ने का। मैंने खुद के पेपर्स में हाफ पेज में लिखा है 5 मार्क्स का आंसर और मुझे 4 तक मिले हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं शायद वो पेपर्स निकाल के रखूँ ताकि आप लोग देख पाओ, बट वैसा ही होता है आंसर राइटिंग। और जैसे कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और ये मतलब कॉमर्स वालों के लिए सब चीजें काफी इजी है, सीएस के लिए और सीए के लिए भी। तो आप कुछ मुझे टिप्स बता सकती हैं कि मतलब एज अ आर्ट्स स्टूडेंट मैं क्या चीजें करूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ये सब तो मेरी एकदम न्यू है। आपको शायद क्लासेस लेना पड़े इनिशियली, कि अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट भी आपको नहीं पता होगा, तो कोई क्लासेस लेने की कोशिश करो। और अगर ऑफलाइन मिलता है तो हम सजेस्ट करेंगे ऑफलाइन लो। ऑफलाइन लेने में ये हेल्प होता है कि आपके डाउट्स क्लियर अच्छे से होते हैं। आप पेन ड्राइव में ले लोगे वीडियो, समझ नहीं आया फिर कहाँ जाओगे। बट द थिंग इज कि मेरा कॉलेज भी रेगुलर है। कॉलेज रेगुलर है तो वीकेंड क्लासेस या कुछ भी करके, कि या फिर 12th की ही बुक्स उठा के देखो या समझने की कोशिश करो, यूट्यूब वीडियोस देखो। थैंक यू। मुश्किल तो है अकाउंट सीखना अगर शुरुआत से नहीं है तो। दीदी, एक आंसर राइटिंग रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे कि आपने कहा था कि सीएस में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, हम्म लेकिन जैसे मैंने अभी लॉ करा है 3 साल, तो मुझे वो आदत पड़ गई है कि बड़े बड़े आंसर्स लिखने की। तो हम्म अगर मैंने सीएस में भी मतलब पॉइंट्स जो आंसर में इंक्लूड है, जो मैंडेटरी है वो पॉइंट्स होंगे, लेकिन अगर मेरी आंसर की लेंथ 1 पेज से ज्यादा होती है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मतलब वो नहीं करेंगे कि ज़्यादा आपने होना ज्यादा दिक्कत। लिखा है तो आपकी, क्योंकि कुछ कुछ मतलब हमारे कॉलेज में भी रहते हैं कि आपने अगर सर्टेन लिमिट एक्सीड की तो वो मार्क्स काट देते कि आपने इतना क्यों ज्यादा लिखा। तो नहीं, वैसा तो आपके नहीं ना पास सीएस सीएस में में कि आपने बहुत ज्यादा लिखा इसलिए आपके मार्क्स कट जाएंगे? सीएस में आपके पास इतना समय ही नहीं होगा कि आप ज़्यादा लिख पाओ। अगर आप ज़्यादा लिख रहे हो तो फिर दूसरे आंसर के लिए शायद टाइम कम पड़ जाए। तो शुरुआत से यही प्रैक्टिस करो कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आप क्वेश्चन पेपर देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आप आंसर राइटिंग समझ पाओ कैसे क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सैम्पल आंसर्स भी साथ में रहते हैं। क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप न्यू सिलेबस में हो बट ओल्ड का देखो, कुछ टॉपिक तो सिमिलर होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर तो मिलेंगे, उससे आइडिया मिलेगा। ओके दीदी, थैंक यू। ओके। एनीवन एल्स हैज़ एनी क्वेश्चन? मैम, या मैम थोड़ा सा और बैकग्राउंड ऐड करना था मेरे को, मेरा वही वाला डाउट था। तो मैम मेरा ऐसा है कि मैंने अभी बैचलर्स के लिए इग्नू लिया है एंड मैं उसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स का मैंने करा है। अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही है। मैं जून में मेरे उसके एग्जाम्स होंगे, ईयरली एग्जाम्स।
एंड लाइक मैम मैंने जैसा इसमें सुना है कि सीएस को ज़्यादातर लोग या तो बीकॉम के साथ करते हैं या फिर एलएलबी के साथ करते हैं या फिर मतलब मोस्टली ये इसी तक लिमिटेड होता है। तो क्या मतलब इसमें कुछ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि लाइक मेरा इन दोनों में से कोई कोर्स नहीं है, मेरा कुछ एंटायरली डिफरेंट है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीएस इंडिविजुअल ही एक कोर्स काफ़ी है अगर देखा जाए तो। ये लोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है कि ऐड ऑन बेनिफिट है, क्योंकि आजकल जितनी भी डिग्री हो कम है, तो उस हिसाब से देखा जाए। बट इंडिविजुअली सीएस इनफ है, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही का आप बैच कैरी कर सकते हैं। आप सीए भी कर लो, सीएस भी कर लो, आप अपने नाम के आगे एक ही सफिक्स लगा सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ओके मैम। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और अगर आप लोग को डाउट हुआ तो पूछना। दीदी थैंक यू सो Thank मच, you. आपने ये सेशन कंडक्ट किया, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, थैंक यू सो मच। ठीक है, वील डू दिस सेशन वीकली ताकि आप लोग को कुछ भी और डाउट हो रहा है विद तो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यस दीदी, थैंक यू, बाय। बाय बाय।